नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ध्येय ज्ञान धारा में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने बिहार शिक्षक भर्ती 2023 परीक्षा के लिए यहाँ पर एक श्रृंखला स्टार्ट करी थी, एक सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें बीपीएससी के द्वारा पिछले वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सब्जेक्ट वाइज वो यहाँ पर कंप्लीट कराए जाएंगे। दोस्तों, हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में प्राचीन भारत का इतिहास से कुछ प्रश्न जो बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं वो यहाँ पर कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप सभी ने यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने 16 महाजनपद जो चैप्टर है यहाँ तक जो है कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मौर्य एवं मौर्य काल पढ़ेंगे, संगम काल पढ़ेंगे और गुप्त काल पढ़ेंगे। दोस्तों, ये सभी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा जो पेपर होते हैं या परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं, जैसा कि हेडमास्टर का अभी एग्ज़ाम हुआ था पिछले दिनों में, ऑडिटर, AAO, LDC, असिस्टेंट आज जितने भी एग्ज़ाम कराए जाते हैं बीपीएससी के द्वारा, चूँकि आपका एग्ज़ाम बीपीएससी ही करा रही है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर एक बार देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में अशोक, बी ऑप्शन समुद्रगुप्त, सी ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य और डी ऑप्शन हर्षवर्धन। तो काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो है 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और इससे पहले किस वंश का जो है शासन था, तो ध्यान रखिएगा नंदवंश का। और किसे मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का स्थापना की थी, तो घनानंद को। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था। ठीक है, यह जो कंटक शोधन न्यायालय था एक न्यायालय का प्रकार था, तो बताना है कि यह किस प्रकार का न्याय करता था। आपके सामने 5 ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों, एक मिनट आप बात सुन लीजिएगा। जो इस बार सबसे बड़ा जो खेला होने वाला है वह यह है कि बीपीएससी 5 ऑप्शन रखेगी आपके सामने। अभी तक आप जो भी एग्ज़ाम देते होंगे उसमें 4 ऑप्शन A, B, C, D आते थे, लेकिन बीपीएससी जो है वह 5 ऑप्शन देगी, A, B, C, D और लास्ट E। ठीक है, E काफ़ी कन्फ्यूज़न रहेगा, जिसमें रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको अच्छे से प्रश्न को पढ़ना है। फिर जितने ऑप्शन चारों दिए गए हैं, पाँचों चार जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको भी सही पढ़ना है और फिर आपको आंसर टिक करना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। कंटक शोधन बताना है कि किस प्रकार का न्याय करता था। ठीक है, तो ए ऑप्शन में दिया गया है दीवानी, बी ऑप्शन में फौजदारी, सी ऑप्शन धार्मिक, डी ऑप्शन नैतिक। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कंटक शोधन जो है वह फौजदारी न्याय करता था। ठीक है, आपको बता दें कि मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख मिलता है। एक तो आपका यह कंटक शोधन हो गया और दूसरा धर्मस्थीय होता है। ठीक है, धर्मस्थीय न्यायालय को हम लोग दीवानी न्यायालय भी बोलते हैं या उसी तरीके से बिल्कुल काम करता है। ठीक है, और ये जो आपका कंटक शोधन होता है यह फौजदारी न्यायालय के तरह जो है बिल्कुल कार्य करता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था। ए ऑप्शन में दिया गया है भोग, बी राज्यकर, सी ऑप्शन भाग, डी ऑप्शन सीता। तो मौर्य काल में शासकीय भूमि से जो आय प्राप्त होती थी बताना है कि उसको क्या कहा जाता था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीता। उसे क्या कहा जाता था, सीता कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में विभाजित है। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में विभाजित है बताना है। ए ऑप्शन में 11, बी ऑप्शन में 12, सी ऑप्शन में 14 और डी ऑप्शन में 15। दोस्तों, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था वह कुल 15 अधिकरणों में विभाजित था, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 15 जो अधिकरण थे उसमें विभाजित था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया। ठीक है, ए ऑप्शन मस्की, बी ऑप्शन कलसी, सी ऑप्शन महसाना, डी ऑप्शन भाबरू और वही ई ऑप्शन आ जाता है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाबरू। ठीक है, भाबरू इस
प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भाब्रू शिलालेख। ठीक है, इसमें क्या था, अशोक ने तिरथ में अपना विश्वास प्रकट किया था इस शिलालेख से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो अशोक के जो शिलालेख थे उसमें जो भाषा प्रयुक्त की गई थी बताना है वह कौन सी भाषा थी। ए दी गई है भाषा संस्कृत, बी में प्राकृत, सी में पाली, डी में हिंदी। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न लोगों को रहती है इन दो भाषाओं में, प्राकृत और पाली। तो आपको बता दें जो अशोक के शिलालेख थे उसमें जो प्रयुक्त भाषा थी वह थी प्राकृत, इसलिए जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ए ऑप्शन में दिया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, बी में अशोक के शिलालेखों में, और सी ऑप्शन है पुराणों में, डी ऑप्शन है मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में। इस प्रश्न का आपको सही उत्तर बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, मेगस्थनीज के द्वारा जो इंडिका पुस्तक लिखी गई थी उसमें मौर्य समाज के 7 वर्गों का विभाजन किया गया था। अब दोस्तों, मेगस्थनीज के बारे में सभी लोग जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर एक रिवीजन के तौर पे आप सभी लोग देख लीजिए। जो मेगस्थनीज था वो सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक, आप सभी को पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके शासनकाल में भारत आया था। तो यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई, वह कौन सी, कि मेगस्थनीज किसका राजदूत था, ध्यान रखिएगा सेल्यूकस निकेटर का, और यह भारत किसके शासनकाल में आया था, तो ध्यान रखिएगा जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यह भारत आया था। और तीसरा पॉइंट जो कि आपके आंसर में लिखा ही है कि इसने इंडिका पुस्तक लिखी थी। ठीक है, इंडिका पुस्तक लिखी थी, और इंडिका पुस्तक में मुख्य रूप से मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर जो था उस समय उसके प्रशासन का उल्लेख किया था। ठीक है, और मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। ठीक है, आपको ये सभी पॉइंट ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है कि अंतिम मौर्य सम्राट था। अंतिम मौर्य सम्राट का नाम बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में जालौर, बी ऑप्शन में अवंतिवर्मा, सी ऑप्शन में नंदीवर्धन, डी ऑप्शन में वृहद्रथ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वृहद्रथ। ठीक है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, वृहद्रथ था। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि वृहद्रथ की हत्या किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा इसी का जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग, ध्यान रखिएगा कब, 184 में, 184 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा, इसका जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। और इसकी हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और ये जो था पुष्यमित्र शुंग, इसने जो है 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए थे। ठीक है, और इसके जो पुरोहित थे वो थे पतंजलि। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ। ए है शक वंश, बी कुषाण वंश, सी सातवाहन वंश, और डी शुंग वंश। तो मौर्य वंश के पश्चात जो कि अभी बताया गया, आप सभी को बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट करेंगे। चलिए, बराबर की गुफाएं को अशोक ने किस संप्रदाय को दान कर दिया था। जो बराबर की गुफाएं थीं या जो है अशोक ने किस संप्रदाय को दान किया था। 4 ऑप्शन हैं। ए ऑप्शन में बौद्ध, बी ऑप्शन में जैन, सी ऑप्शन आजीवक, डी ऑप्शन ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आजीवकों को अशोक ने बराबर की गुफाओं को दान कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था। ठीक है, ये शब्दावली प्रमुख शब्दावली है, यह भी आपको ध्यान रखना है कि जो उरैयूर था, ये संगम युग की बात हो रही है कि संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था, यह बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरैयूर। ठीक है, ध्यान रखना है, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरैयूर। ठीक है, ध्यान रखिएगा संगम काल में मदुरा जो है, मदुरा वस्त्र उद्योग का एक प्रमुख केंद्र था। ठीक है, किसका, मदुरा वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था। और दोस्तों यहाँ पर जो उरैयूर की बात हो रही है
ओरोर नामक जो स्थान है इसकी चर्चा जो है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी है इसमें भी हुई थी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए ऑप्शन में दिया गया है सी गुप्त, बी ऑप्शन में समुद्रगुप्त, सी ऑप्शन में चंद्रगुप्त प्रथम, डी ऑप्शन में चंद्रगुप्त द्वितीय, ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि जो है धारण की थी। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल आप सभी जानते ही होंगे 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, और यह गुप्त वंश का प्रथम शासक था जिसने महाराजाधिराज की जो है उपाधि धारण की थी। ठीक है, यहाँ पे सर्वप्रथम की बात की गई है। सर्वप्रथम की बात इसलिए की गई है कि गुप्त वंश में कई लोगों ने महाराजाधिराज की पदवी जो है उपाधि धारण की है, तो इसलिए सर्वप्रथम करके ही प्रश्न पूछा जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर मालूम होगा, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का या भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था। ठीक है, जो इलाहाबाद प्रशस्ति थी इसका लेखक बताना है कौन था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कालिदास, हरिसेन, रविकीर्ति या शूद्रक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिसेन। ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरिसेन इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक थे। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में किस नाम से अंकित थीं। ठीक है, गुप्त स्वर्ण मुद्राएं जो होती थीं, गुप्त वंश के जो अभिलेख पाए गए उनमें किस नाम से इनको जाना जाता था। प्रश्न का कहने का मतलब ये है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में करसापण होगा, यहाँ पर ये मिस्टेक है, ये करसापण होगा, पण होगा। सी ऑप्शन में शतपन और डी ऑप्शन में दिनार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिनार जो है स्वर्ण मुद्राओं को कहा जाता था गुप्त वंश के अभिलेखों में। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिनार। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की। ए ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम, बी ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय, सी ऑप्शन रामगुप्त, डी ऑप्शन श्रीगुप्त। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फहान भारत आया था। ठीक है दोस्तों, जो फहान है इसके बारे में यदि हम कुछ पॉइंट जानें तो वो इस प्रकार से हैं। देखिए, जैसा कि पता ही है कि बौद्ध धर्म भारत से ही अन्य सभी देशों में विस्तारित हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार बौद्ध धर्म चीन में भी गया। तो भारत से चीन बौद्ध धर्म जब पहुंचा तो वहाँ उसके यहाँ आने का जो प्रमुख उद्देश्य था किसका, चीनी यात्री फहान का, वह यही था कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो पवित्र स्थान थे भारत में उनकी यात्रा करना। इसका प्रमुख उद्देश्य भारत आने का यही था। फिर दोस्तों, बौद्ध धर्म के जो आधारभूत जो ग्रंथ त्रिपिटक थे उनमें से विनय पिटक को उसको जो है ढूंढना इसका लक्ष्य था या प्रमुख उद्देश्य इसका कह सकते हैं। यदि पूछा जाए कि यह भारत कब आया तो यह चीन से जो है 399 ईस्वी में निकला था 65 वर्ष की आयु में, और भारत यह पहुंचा था 402 ईस्वी में। ठीक है, तो यह कुछ पॉइंट ध्यान रखिएगा और ये तो ध्यान ही रखना है कि किसके शासनकाल में यह भारत आया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपारा, काम्बे और भड़ोच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। ए ऑप्शन में दिया गया है चंद्रगुप्त प्रथम, बी ऑप्शन समुद्रगुप्त, सी ऑप्शन में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी ऑप्शन में कुमार गुप्त। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में हरि सिंह, बी ऑप्शन राम सिंह, सी ऑप्शन मती सिंह और डी ऑप्शन श्याम सिंह।
तो इस प्रश्न का आंसर यदि यहाँ पर ई ऑप्शन होता तो वह करेक्ट होता, जैसा कि बीपीएससी पूछेगी। ए ऑप्शन में क्या दिया रहेगा कि इनमें से निम्न में से दो ऑब्लिक इनमें से कोई नहीं, तो यही ई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता। अब ध्यान देना है, जो कर्नाट वंश है इसकी स्थापना नान्य महोदय ने की थी, नान्यदेव ने, ठीक है। नान्यदेव महोदय जो थे इन्होंने कर्नाट वंश की स्थापना की थी। हाँ, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आप एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं, वह यह कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। इस प्रश्न का उत्तर आपको इन 4 प्रश्नों में मिल सकता है यदि ई ऑप्शन ना हो। तो यदि कर्नाट वंश की सभी जान गए होंगे, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, नान्यदेव। और यदि अंतिम शासक की बात करें कर्नाट वंश के तो वे थे राजा हरि सिंह, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाता, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। दोस्तों सभी लोग नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक के बारे में पढ़ के इसके ऊपर देते होंगे। अब इसके बारे में यह भी जानना है कि किस युग से है, ठीक है, या जिसने स्थापना करी वह शासक किस युग से संबंधित है। ए ऑप्शन में मौर्य, बी ऑप्शन में कुषाण, सी ऑप्शन में गुप्त और डी ऑप्शन में पाल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त वंश के शासकों के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। दोस्तों अब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, किस गुप्त शासक ने की थी, तो ध्यान रखिएगा उनका नाम था कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है। क्या नाम था, कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम उनका नाम था, फर्स्ट थे। दोस्तों इनका जो उपनाम था या इनको उपाधि दी गई थी वह थी शक्रादित्य, ध्यान रखिएगा शक्रादित्य। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किन के द्वारा स्थापित किया गया था। ए ऑप्शन में गोपाल, बी ऑप्शन धर्मपाल, सी ऑप्शन देवपाल, डी ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक और ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल। धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय यदि पूछा जाए वर्तमान में कहाँ है तो बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित है, ठीक है। दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें यदि हम तो इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में की गई थी और किसके द्वारा, धर्मपाल के द्वारा की गई थी। धर्मपाल दोस्तों यह जो है पाल शासक थे, ध्यान रखिएगा धर्मपाल पाल शासक थे। दोस्तों 8वीं शताब्दी जैसा कि हम लोगों ने बता दिया 8वीं शताब्दी में धर्मपाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और वर्तमान में इसकी अवस्थिति कहाँ है, बिहार के भागलपुर में इसकी अवस्थित है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। ए ऑप्शन में प्रतिहारों के द्वारा, बी ऑप्शन में पुष्पभूतियों के द्वारा, सी ऑप्शन में चंदेलों के द्वारा और डी ऑप्शन में तोमरों के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों जो खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं इनका निर्माण जो है वह चंदेलों के द्वारा करवाया गया था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये जो इसमें जो है ये जो मंदिर जितने भी हैं इसमें जो वास्तुकला जो प्रयोग हुई है तो वह नागर शैली है, ठीक है। ध्यान रखिएगा नागर शैली के अद्भुत उदाहरण हैं खजुराहो के मंदिर। यदि टाइम पीरियड पूछ लिया जाए कि चंदेल वंशों ने किस टाइम पीरियड में इनकी जो है इनको बनवाया था तो ध्यान रखिएगा 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में विजयाचल, बी में करिकाल, सी में आदित्य प्रथम, डी में राज प्रथम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजयालय जो है वह चोल वंश के संस्थापक माने जाते हैं, जिसकी राजधानी तंजौर थी। उस समय उसका नाम क्या था, तंजावुर, ठीक है, तंजावर। दोस्तों यदि विजयालय की बात करें तो इन्होंने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था नरकेसरी, ठीक है, नरकेसरी। ध्यान रखिएगा यह किसकी उपाधि है तो विजयालय की उपाधि है। दोस्तों इन्होंने निशुंभसुर मर्दिनी देवी मंदिर जो दुर्गा देवी का मंदिर था वह भी बनवाया था, कई बार पूछा गया है तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि परमार वंश को स्थापित किया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में है उपेंद्र ने, बी ऑप्शन में भोज ने, सी ऑप्शन सिंधुराज ने, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमार वंश के संस्थापक हैं उपेंद्र, ठीक है।
उपेंद्र ने परमार वंश की स्थापना की थी और अपनी राजधानी बनाई थी धारा नगरी को। ध्यान रखिएगा, धारा नगरी को अपनी राजधानी बनाई थी। दोस्तों जो राजा भोज ऑप्शन में बी ऑप्शन में दिया गया है वह इसी वंश के मतलब कि परमार वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली राजा थे। ठीक है, यह भी ध्यान रखना है। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और इस सीरीज के अंतिम प्रश्न की तरफ। अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में दिया गया है कर्नाटक, बी ऑप्शन में महाराष्ट्र और सी ऑप्शन में मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन में पंजाब। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित हैं अजंता की गुफाएं। और दोस्तों ये जो गुफाएं हैं यह बौद्ध को समर्पित हैं। ठीक है, बौद्ध जो भगवान हुए हैं उनको या बौद्ध धर्म को समर्पित हैं। टोटल पूछा जाए तो इसमें 29 गुफाएं हैं। ध्यान रखिएगा कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं। और दोस्तों यह जो अजंता की गुफाएं हैं इनको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। अब मेन बात आती है कि कब शामिल किया गया है, तो सन भी ध्यान रखिएगा, सन 1983 में। ठीक है, 1983 में 1983 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो दोस्तों आपको यह जो प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं उम्मीद रखते हैं आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहे होंगे। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।